बैक टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। अभी जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी का फॉर्म थोड़े दिनों में ऑनलाइन होने लगेगा और हो सकता है कि जो प्रोबेबल डेट है वो है दिसंबर में आपका पेपर हो जाए, पेपर 1 पीटी हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपका पैरेलल में साथ में चल रहा है बिहार एसआई का मेंस का पीटी का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। तो हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का भी स्टार्ट करते हैं। करीब 15-20 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इतने सेट देख लिए जाएंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट से करवाया जाएगा क्वेश्चंस को। तो चलिए, जैसा कि आपको भी पता है कि बीपीएससी कई तरीके के, जैसे सीडीपीओ की भी वो फॉर्म मतलब सीडीपीओ का भी पेपर उसी के थ्रू हुआ करता है। उसके अलावा आपका हो गया कि बीपीएससी कंबाइन में भी निकालते हैं, ऐसे पूरे होते हैं इसका, यानी बीपीएससी का सिलेबस तो सेम ही होता है। और इसमें जब हम पीटी में देखते हैं तो पीटी में क्वेश्चंस आपके होते हैं 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो 150 में जीएस ही होता है। जीएस हर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री हो गया, करेंट हो गया, साइंस हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ये है 2018 का सीडीपीओ का क्वेश्चन है। तो चलिए इस सेट को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, इसमें मार्क कर रखा है मैंने, तो कोई बात नहीं अभी सारे लोग एजुकेटेड हैं, तैयारी करने वाले हैं, स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी करने वाले हैं। तो मार्क की वजह से कोई ख़ास दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर खुद इतनी ईमानदारी है कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता, कितना सही किया, कितना गलत किया। ये हम अपना जज खुद से बेहतर कोई नहीं बन सकता। आपके लिए जजमेंट कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हो। तो आप इस बात पर ना जाएं कि हाँ इसमें टिक आउट किया हुआ है तो हमने सही किया, गलत किया हमें नहीं पता। वो हमें खुद पता होता है कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, किस चीज़ में कन्फ्यूज़न में है। चलिए, अब बातें बहुत हो गई, आगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एक तरीके से यूँ आप कह लो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है ये। तो इस क्वेश्चन में है कि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर है। तो ये है बाल्टिक सागर के तट पर, ठीक है। और इसका जो है यहाँ का, ये रूस का बहुत ही फेमस ये शहर है। बाल्टिक सागर के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि बाल्टिक सागर कौन कौन देशों से घिरा हुआ है, क्योंकि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उसके बाद इसके कुछ कंट्रीज़ जो यूरोप में चले गए और कुछ एशिया में रह गए। तो उन 4-5 कंट्रीज़ के बीच में ये बाल्टिक सागर है आपका। अच्छा, ये आप कह लो कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पहले पूर्वी मतलब जो पहले का रूस था, रूसी साम्राज्य जो पहले था, उसका ये राजधानी हुआ करता था। इसकी स्थापना, इस शहर की स्थापना 1703 ईस्वी में हुई थी और 1924 ईस्वी में इस शहर का नाम लेनिनग्राद कर दिया गया। और फिर 1991 ईस्वी में, लेनिन आप समझ ही सकते हो, रूस का ही लेनिन था और लेनिन के नाम पर कर दिया गया। और फिर 1991 में वापस से इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब इतना अंदर से जा कर के बीपीएससी में मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। खास करके कैस्पियन सागर कौन कौन से कंट्रीज से घिरा हो या बाल्टिक सागर कौन कौन से कंट्री से घिरा हो, रेयरली पूछे जाते हैं। यूपीएससी में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का एक प्रदेश नहीं है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये चारों के चारों फ्रांस का ही एक मतलब वहाँ का शहर है। तो इसमें कह रहा है कि अंगूरी मदिरा, जो अंगूर से मदिरा यानी कि शराब, तो जो अंगूर से बनता है, तो कौन सा प्रदेश ऐसा है जहाँ पर नहीं बनाया जाता अंगूरी मदिरा। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा ससेन में। यहाँ पर ससेन में मदिरा का जो उत्पादन है वो नहीं होता है। अच्छा, आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, मदिरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर कोई है तो वो है फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं। निबीबिया तट के
साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? नामीबिया तट। नामीबिया किधर है? ये साउथ अफ्रीकन एक कंट्री है, ठीक है। तो इसके जो ये कह रहा है कि ठंडी जलधारा का नाम, ठंडी वेनेजुएला जो जलधारा है वो है आपका, वेनेजुएला तो, एक मिनट, ये तो गर्म जलधारा है। 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। तो इसमें जैसे वेनेजुएला धारा की बात की जा रही है तो ये तो दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहता है, लेकिन ये जलधारा एक गर्म जलधारा है। यहाँ ठंडी जलधारा के बारे में पूछा है। अच्छा, जो हम्बोल्ट धारा है, हम्बोल्ट धारा तो आपका ठंडी जलधारा है और ये पेरू के तट पर बहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन हिस्ट्री से भी पूछा जाता है कि कुर्द, मिलान करने के लिए आ जाता है कि कुर्द कहाँ से है, मंगोल कहाँ से, किर्गिज कहाँ से, ये सारा चीज़ पूछ देता है। तो इराक की बात कर रहा है तो कुर्द जो समुदाय है ये मुस्लिम का एक अल्पसंख्यक समुदाय है और ये आपका इराक में रहता है। अच्छा, ये एक और चीज़ है, ये लोग जो है, जैसे मुसलमानों में क्या होता है, एक शिया और एक सुन्नी, दो विचारधारा के लोग होते हैं। तो जो कुर्द जो ये हैं समुदाय हैं, ये लोग आपके सुन्नी विचारधारा के लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राज़ील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील की बात की जा रही है तो उसको कहते हैं कंपोस। ये कंपोस जो है वो ब्राज़ील का घास का मैदान है। अच्छा, आप पंपास की बात कर लें तो पंपास जो है, ये पंपास की बात कर ले तो पंपास आपका अर्जेंटीना का घास का मैदान है। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, मिलान भी करने के लिए आ जाएगा कि कंपोस कहाँ का है, तो कंपोस ब्राज़ील का है घास का मैदान, पंपास अर्जेंटीना का है। बेल्ट्स या बेल्ट भी लिखता है, बेल्ट्स भी लिखता है, तो बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का घास का मैदान है। डाउन्स तो अक्सर इवन एसएससी में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछ दिया जाता है, बीपीएससी में आपको मिलान करने के लिए पूछ देगा। तो आप बस ध्यान रखना, घास के मैदान है, ये सारे नाम पंपास, कंपोस, वेल्स, डाउन्स, ये सारे घास के मैदान का नाम है और कहाँ कहाँ का है ये मैंने बता ही दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उसमें वार्षिक वर्षा कितना से कम होती है? तो अगर शुष्क भूमि कृषि की बात की जाती है तो वहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है वो आपका 75% से कम होता है ना। और इसी अनुसार से आप देखते हैं, जैसे कहते हैं कि जो शीतोष्ण वगैरह जो होते हैं तो वहाँ पर कितना होता है, सबसे अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश वहाँ पर होती है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, इंदिरा गांधी नहर, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपका कहाँ में है? इंदिरा गांधी जो मेनली है वो आपका राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये वहाँ पर बनाया गया है उसके बाद से वहाँ के इस नहर के आसपास का जो एरिया है वहाँ अच्छे मात्रा में अभी के टाइम में उपज हो रही है। और इस पर कह रहा है कि इसका उद्गम स्थल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि इस पर बांध कौन सा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं कि इस पर बांध कौन सा है। अच्छा, ऑप्शन भी आपका इसी में दिया हुआ है कि कौन सा बांध है इस पर। इसका उद्गम स्थल की बात करें तो हरिके बैराज जो है, हरिके बैराज से इसका उद्गम स्थल है इंदिरा गांधी नहर का। अगला हम देखते हैं, भारत के निम्न क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते? तो कह रहा है कि कहाँ नहीं उगते। अच्छा, ध्यान देने वाली बात हमेशा होती है, पहले आप बिल्कुल ध्यान दें कि कहाँ उगते हैं पूछा जा रहा है या कहाँ नहीं उगते हैं।
अगर मान लो कि हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और क्या मैं हमारे माइंड में ऐसा सेट हो गया कि कहाँ उगते हैं, तो हम पहले देखेंगे कि अच्छा कहाँ उगते हैं, या तो हम गलत टिक लगा देंगे, या फिर अगर बाद में ध्यान गया कि कहाँ नहीं उगते हैं तो फिर हमें क्या दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे सेंस में क्या होता है, हमारा बहुत टाइम का वेस्टेज होता है। इसलिए क्वेश्चन को बस ध्यान से प्रॉपर तरीके से पढ़ें। तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ उगते हैं, कहाँ नहीं उगते हैं। तो पूर्वी घाट में अगर कहा जाए तो पूर्वी घाट में आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, सदाबहार की जो बात की जा रही है, तो सदाबहार वन नहीं उगते हैं वहाँ पर। पश्चिमी घाट में होते हैं अंडमान निकोबार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र तो आप बस वेल नोन है, अंडमान निकोबार भी वेल नोन है कि यहाँ सदाबहार वन होते ही हैं उष्णकटिबंधीय। अच्छा, दूसरी बात, पूर्वी और पश्चिमी घाट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, तो थोड़ा आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, या फिर थोड़ा सा देखिए कि जंगल वगैरह पश्चिमी घाट के साइड में ज़्यादा है। ठीक है, इतना से आप थोड़ा सा अपना माइंड लगा करके, लॉजिक लगा करके इसका जवाब निकाल सकते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दंडकारण्य है क्या और इसका विस्तार कहाँ है। ठीक है, तो ये दंडकारण्य जो है ये एक वन्य है, ऐसे भी आप जान सकते हो अरण्य, उसका मतलब वन्य होता है। तो एक वन्य है। ठीक है, ये क्षेत्र जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये तीनों एरिया में फैला हुआ है। और इसके बारे में एक और फैक्ट आप जान सकते हो कि विंध्याचल पर्वत से गोदावरी नदी तक ये फैला हुआ है। ये काफ़ी प्रसिद्ध वन है, विंध्याचल से लेकर के गोदावरी नदी के बीच का। अच्छा, इसमें आपका कह रहा है कि किसकी सहायक नदियां हैं, है ना। तो ये इंद्रावती, सबरी, ये तो सहायक नदी है गोदावरी की। ऐसे भी मैंने अभी क्या बताया, गोदावरी नदी और विंध्याचल पर्वत के बीच में ये फैला हुआ है ये एरिया। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती और सबरी नदियां हैं। अच्छा, इसके अलावा भी महानदी की सहायक नदी की बात कर लें तो महानदी की सहायक नदी क्या है? तेल, जोक, उन्दती, हट्टी, सांदुल। मेनली जोक के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे आपके महानदी की सहायक नदियां हैं, है ना। गोदावरी की सहायक नदियां तो आपने देख ही लिया। सबरी को कहीं कहीं साबरी भी लिख देता है, तो सबरी आप बस ध्यान में ना रखिए, साबरी अगर लिखे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध रखता है? तो वायुमंडलीय विशेषता की बात कर रही है, किस चीज़ से संबंध रखता है? ग्रीष्म मानसून प्रदर्शन से। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है, कुछ फैक्ट्स, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, आंसर से पहले जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा फैक्ट्स पर ध्यान दे लेते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आपका जो अगर थोड़ा अलग हट करके भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITCZ का खिसकना, तिब्बती उच्च और ला नीना, या फिर इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई एक ज़्यादा। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में आप जानिए, तो इसका आपका जवाब हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। आगे हम देखते हैं, क्योंकि देखो इसका डिस्क्रिप्शन मैं तो ऐसे ही बता सकती हूँ, लेकिन बात ये है ना कि फिर डिस्क्रिप्शन काफ़ी लॉन्ग ये चला जाएगा और आपका ये मतलब डीप क्वेश्चन है एक ज्योग्राफी का, तो इस कारण से इसे मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मणिपुर की मध्य घाटी में संघ केंद्रित गैर अनुसूचित जाति को क्या कहा जाता है? तो उसका ऑप्शन है मैतेई, मिसिमी, कुकी और अपातानीस। मणिपुर के मध्य घाटी की बात की जा रही है, तो मिसमी या देंग जनजाति, ये आपका हो गया तिब्बत या अरुणाचल प्रदेश में ये लोग निवास करते हैं। इसको या
देंग। ठीक है। कुकी जनजाति की बात कर ले तो कुकी मिजोरम की है। और अपातानिस की बात कर ले तो ये भी अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, मैतई। तो मैतई जो है वो मैतई जो है वो मणिपुर की एक अनुसूचित जाति है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के वे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है। ठीक है। तो ये कह रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है। ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, पंजाब, लक्षद्वीप, बिहार, मेघालय। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है वो है आपका पंजाब में 31.9%। इन ऑप्शंस में अगर हम देख लें, ऐसे तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति आपका यहाँ है, एमपी में है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर हम देख लें तो सबसे अधिक कहाँ आ रहा है, पंजाब में 31.9% अनुसूचित जाति। और अनुसूचित जनजाति की अगर बात कर लें तो आपका मिजोरम में ये 94.4% है, वहाँ पर अनुसूचित जातियाँ। लेकिन अनुसूचित जाति का इसमें मिजोरम ऑप्शन दे नहीं रखा। ठीक है। मिजोरम के बाद नागालैंड में अनुसूचित जनजाति हैं, फिर मेघालय में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, इस तरीके से जाता है। तो आप यहाँ से बस अगर इस रेशियो में आप देखेंगे तो आगे देखेंगे इसका ऑप्शन आपका लक्षद्वीप में भी अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफ़ी अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है। तो जवाहर सुरंग जो है ऑप्शन देख लीजिए, बारालाचा, चांगला, बनिहाल दर्रा और खारदुगला। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रा के पास में है। अच्छा, बनिहाल दर्रा की अब बात आ रही है तो बनिहाल दर्रा है कहाँ में, कहाँ से कहाँ तक जाने का वो मार्ग है। सबसे पहली बात, दर्रा क्या होता है। दर्रा यूँ कह लो आप कि दो जो भूखंड है उसको जोड़ने, जैसे दो पहाड़ हैं तो घूम कर के आने में बहुत रास्ता लगता है, तो अंदर से पहाड़ को या गुफा की तरह बना करके पहाड़ को काट करके दोनों को कनेक्ट किया जाता है, उसी को दर्रा कहते हैं या दर्रे कहते हैं। तो जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग है। समझ लिए, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग है आपका बनिहाल दर्रा। वही जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा में ही स्थित है। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, बारालाचा भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। बारालाचा कहाँ में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा बिहार के भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अच्छा, आप ये देखिए, गंगा सोन विभाजन झारखंड के साथ की बात की जा रही, तो गंगा सोन विभाजन तो झारखंड से करता है। अंग मैदान है वो भी, और मगध ये भी टच करता है झारखंड से, है ना। तो अगर इसकी बात की जाए तो मिथिला जो है वो आपका बिल्कुल नेपाल का बॉर्डर हो जाता है, नेपाल साइड में हो जाता है, उधर झारखंड है नहीं। तो मिथिला मैदान जो है वो आपका झारखंड से टच नहीं करता है, ये मिथिलांचल का उत्तरी भाग है मिथिला का मैदान। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है। अच्छा, अभी जहाँ तक की बात है तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस किए नहीं जाएंगे, क्योंकि अब 2021 में आपका नया जनगणना आने वाला है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात कि अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भी थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है,
तो ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है पूछने के, लेकिन फिर भी ध्यान रखते हैं। तो इसका जो है कि ऊपर से कौन सा स्थान है, तो ऊपर से आपका 35वां स्थान है। अच्छा, नीचे से कह दे तो नीचे से दूसरा स्थान है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आ रहा है, किसका रिपोर्ट आया था अभी इंडिया में, किसी ने रिपोर्ट पब्लिश किया था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, यही तो सबसे बड़ी कमी है, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो उसके अकॉर्डिंग था, उस रिपोर्ट में था कि अगर आप लोगों को ध्यान आए तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे कि जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं उन्हें भी ये पता चल जाए कि हाँ किस रिपोर्ट में ऐसा चीज़ आया था। उस रिपोर्ट में ये था कि साक्षरता दर की बात की गई थी, और बिहार वालों के लिए खुशी की बात ये है कि बिहार का स्थान जो कि ओवरऑल साक्षरता की बात की जाए तो उसमें सबसे नीचे हुआ करता था, यानी नीचे से फर्स्ट हुआ करता था, अभी के टाइम में नीचे से थर्ड हो गया है, यानी सबसे निचला पोजीशन जो हो गया है वो है आपका आंध्र प्रदेश का। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि गंगा नदी की दियारा भूमि का नामांकन किसके संबंध में है। तो दियारा भूमि, दियारा भी बोलते हैं इसे, दियारा भी बोलते हैं इसे, है ना। तो दियारा जो भूमि है इसका संबंध है दिया से, या फिर अब दियारा का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ नॉर्मल से वर्ड्स में, जो नदी के किनारे का जो भाग होता है, यूँ कह लो वैसा भाग जहाँ पर आपका हर साल बाढ़ का पानी आता है, नदी का तट कह लो, तो वो तट वो काफ़ी उपजाऊ वहाँ की मिट्टी होती है, तो वही पार्ट को दियारा बोला जाता है। जो हमारे यहाँ बिहार में आप देखते हैं कि परवल वगैरह की खेती या फिर तरबूज वगैरह की खेती मोस्टली वैसे जगहों में ही होती है। कौन सा वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। तो हाँ, भौगोलिक संकेत, जीआई टैग जिसकी बात करते हैं, जीआई टैग की बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जीआई टैग क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए, जर्दालू आम बिहार के लिए फेमस है, बिहार का जर्दालू आम फेमस है। कटनी धान और मघी पान, ये तीनों चीज़ बिहार के लिए जीआई टैग इनको मिला हुआ है। अच्छा, विवाद में चल रहा था आपका रसगुल्ला के लिए जीआई टैग का, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना कि ये रसगुल्ला का जीआई टैग किसे मिला आखिर, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, मूंगा रेशम की अगर बात की जाए तो बिहार मतलब पंजीकृत नहीं किया गया है मूंगा रेशम को बिहार का जीआई टैग या भौगोलिक संकेत के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो सोन नदी का अगर उद्गम स्थल की बात की जाती है तो यह आपका अमरकंटक के पठार से सोन नदी निकलती है, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो जो अमरकंटक का पठार है तो ये कौन सी पहाड़ी पर है। अमरकंटक का पठार मैकाले की पहाड़ी पर है, ठीक है। सर्वोच्च शिखर जो उसका है मैकाले की पहाड़ी का, वही है अमरकंटक, और ये 730 किलोमीटर ये नदी दूरी तय करके पटना के समीप दानापुर में वो गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी दानापुर से मिल जाती है, दानापुर के पास ये मिल जाती है गंगा नदी में। अच्छा, एक और चीज़, ये सबसे आखिरी नदी है गंगा को मिलने वाली, गंगा की सहायक नदी में सबसे आखिरी नदी है ये, ठीक है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति का नाम क्या है। तो अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है, वैसे संथाल लोग मेनली तो झारखंड में है, लेकिन बिहार में भी जनजातियों की संख्या तो बहुत कम है, झारखंड में ज़्यादा है। तो बिहार में संख्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो संथाल जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। बाद बाकी मुंडा, गोंड ये सब कहाँ का है, झारखंड की जनजाति है, ओके। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्न में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी के किनारे, तराई पट्टी, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी इसे एनएच कह लो आप, राष्ट्रीय राजमार्ग में कन्फ्यूजन होगा तो, और नगरीय केंद्र, यानी किसके किनारे ऑर्गेनिक कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जाएगा।
ठीक है। तो ये है गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जाएगा। ये प्लान काफ़ी दिनों से चल भी रहा है, 2017-18 से ही ये प्लान स्टार्ट हो गया था, ठीक है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारत के संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? अच्छा, अभी तक आप मोस्टली क्वेश्चंस जो देख रहे थे वो बिहार से रिलेटेड देख रहे थे। स्टार्टिंग में थे अलग क्वेश्चन, पर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे। आपका पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, वो बिहार बीपीएससी में या बिहार एसएससी में वो बिहार से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? भारत का संविधान तो संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि इसको संविधान को पारित कब किया गया। तो ऐसा है कि संविधान सभा का जो तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक, ठीक है। और उसी में 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था। और उस टाइम में अगर पूछ दिया जाए, अक्सर पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उस टाइम में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो थी वो थी, मतलब उपस्थित सदस्यों की संख्या नहीं, उपस्थित जो सदस्य थे वो कितने थे? तो 284 उस टाइम में उपस्थित सदस्य की संख्या थी, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आती है? ठीक है, तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की प्रेरणा आती है आपकी। ऐसे तो इसकी बात आपको प्रीएम्बल में भी किया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि अमेरिकन क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रेंच क्रांति से और चीनी क्रांति से, तो इस वर्ड इसकी प्रेरणा जो आती है वो आती है फ्रेंच क्रांति से। अच्छा, फ्रेंच क्रांति हुई कब थी या कब से कब तक चली थी? तो फ्रेंच क्रांति आपका 1789 ईस्वी से यानी 1789 से लेकर के 1799 ईस्वी यानी 10 साल तक फ्रेंच क्रांति चली थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, फ्रेंच क्रांति से याद एक चीज़ आया, अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन वो बुक पलट कर देखोगे तो शायद 7th या 8th क्लास का हिस्ट्री का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर ही है फ्रेंच क्रांति के बारे में बताया है, और रियली वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक स्टोरी के रूप में बताया है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कहाँ से वर्णित होता है? सबसे पहले देखिए, मौलिक अधिकार से क्या वर्णित हो सकता है? मौलिक अधिकार में कभी भी धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं आएगी। 9वीं अनुसूची की बात अगर की जाए तो नहीं, 9वीं अनुसूची का तो धर्मनिरपेक्षता से लेना देना कुछ है ही नहीं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो मौलिक कर्तव्य हमारी ड्यूटीज़ के बारे में उसमें बताया गया है भाई। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में धर्मनिरपेक्षता वर्ड को जोड़ा गया। 3 वर्ड को जोड़ा गया था हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। बाद बाकी जो 2 शब्द है वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक बार बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वो बाद बाकी 2 शब्द क्या जोड़ा गया था। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि क्रमबद्ध तरीके से, यानी कौन सा शब्द पहले कौन सा शब्द बाद में जोड़ा गया, तो ये भी आप क्रमबद्ध तरीके से लिख लें। अच्छा, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर बता भी सकती हूँ, पर क्वेश्चन पूछने का मतलब बस यही है कि थोड़ा सा आपका एक तो माइंड वहाँ पर जाता है कि क्या पूछा जा रहा है, और दूसरी बात है कि आपका रिवीजन हो जाता है और आपके साथ साथ और भी लोगों का रिवीजन हो जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचार की बात की जा रही है, तो संवैधानिक उपचार संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार की बात की गई है। और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आता है, तो मौलिक अधिकार में आएगा संवैधानिक उपचार की बात। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने संवैधानिक उपचार को कुछ एक नाम से संबोधित किया था, तो मैं तो अभी बता देती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बोलने से पहले आप एटलीस्ट लिख दीजिए कि क्या है वो। तो उसे संविधान की आत्मा उन्होंने बोला था संवैधानिक उपचार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो देवनागरी लिपि को हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन आपका कह रहा है अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 या फिर अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 346 की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हिंदी को संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता अनुच्छेद 343 के तहत मिलता है, और हिंदी कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि क्या होता है? लेफ्ट टू राइट देवनागरी लिपि हम लिखते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि प्रथम आपातकाल की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो अगर पहली बार आपातकाल सबसे पहली बात कि आपातकाल लगता किसके थ्रू है, तो आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और वो सबसे पहले आपातकाल लगता, हाँ 6 महीने के लिए। सबसे पहली बात आप तो यही जान लो, आंसर ही जान लो इसका कि 6 महीने के लिए आपातकाल लगाया जाता है। अच्छा, आपातकाल लगता कैसे है? तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा इसे लगाया जाता है यदि इस समय में संसद का 2/3 बहुमत से, पहले तो वो 1 माह के लिए लगता है, और उसके बाद अगर वो 2/3 संसद का 2/3 बहुमत से अनुमोदित कर दिया जाता है तो उसका क्या होता है, 6 माह तक वो बढ़ाया जाता है, और उसे संसद एक बार फिर से 6 माह के लिए बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश का अगर उप मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो उपराज्यपाल द्वारा, उपराज्यपाल किसको कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं? हाँ, उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अच्छा, आप ये बताओ कि कहाँ कहाँ मुख्यमंत्री या फिर उपराज्यपाल कहाँ कहाँ हैं? तो दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल का प्रावधान है। दूसरी चीज़, दिल्ली और पांडिचेरी में जो है वो विधानमंडल का भी प्रावधान है, और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है वो उपराज्यपाल करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति की जब इलेक्शन की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर विधानमंडल है, तो विधानमंडल में तो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट आता है, वो ये है कि दिल्ली और पांडिचेरी के भी विधानमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन वही उपराष्ट्रपति की अगर बात आती है तो वहाँ पर वो भाग नहीं लेते। चलिए, भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो संसद का व्यय अगर है तो वो नियंत्रित किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा। अच्छा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कितने अनुच्छेद में की गई है? तो इनका डिस्क्रिप्शन अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक किया गया है, ठीक है। अब है कि ये जो होते हैं यानी CAG, सॉरी मैं उतना बार बार बोलना बहुत मुश्किल है, तो जो CAG हैं वो CAG आपके जो सार्वजनिक धन होते हैं उनका संरक्षक इन्हें बोला जाता है, और उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इनको जो है उनके पद से संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन से हटाया जा सकता है। अच्छा, रियल मायने में अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की जाए तो आज के डेट में वो CAG नहीं बल्कि सिर्फ AG बनकर आ गए, ऑडिटर जनरल सिर्फ बन गए, क्योंकि कंट्रोलर की उन्हें शक्ति ही नहीं दे रखी। कंट्रोलर का मतलब है ये व्यय पर वो देख रेख तो कर सकते हैं, व्यय का वो जैसे ऑडिट तो कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी इनके अंदर ये पावर नहीं है कि ये बोल दे कि हाँ इस जगह पर इतना व्यय नहीं करना है आपको। जहाँ अगर मान लो कि 1000 करोड़ रुपया अलाउड हुआ है, अगर इन्हें लगता है कि नहीं यहाँ तो सिर्फ 500 करोड़ रुपए में हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन्हें पता है उसके बावजूद
ये इस बात को नहीं बोल सकते और संसद इसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि आप 1000 का सजेशन दे रहे हो तो वो 1000 ही करेंगे, यानी कि सही मामले में ये सिर्फ ऑडिटर जनरल बनकर रह गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका की धारणा किस देश में उत्पन्न हुई? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, सोवियत गणराज्य यानी यूएसएसआर यानी रूस का डिवीजन के पहले का, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकी गणराज्य यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो जनहित याचिका की बात की जा रही है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, जो यहाँ से के संविधान से हमारे यहाँ यह प्रावधान लिया गया था कि मौलिक अधिकार जो यूएसए से हमारे यहाँ लिया गया है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ से मौलिक अधिकार, न्यायिक न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, ये सारा जो लिया गया है वो आपका लिया गया है अमेरिका से। अच्छा, निर्वाचित राष्ट्रपति की बात आ गई तो मैं एक चीज़ बस यूँ ही बताना चाह रही हूँ कि ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन वगैरह तो हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। पर अगर सही मायने में देख लिया जाए तो राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति और ब्रिटेन की जो महारानी होती है उनका शक्ति समान है, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनका और हमारे प्रधानमंत्री का शक्ति समान है। आपको नहीं लगता ऐसा? मैंने तो भाई वही तुलना किया है, मुझे तो यही लगता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है इस बारे में। अच्छा, कह रहा है कि किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है? सबसे पहली बात कि रिट हैं कितने, तो रिटों की संख्या कितनी है? 4 है। रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ये रिटों की संख्या 5 होती है, मैंने 4 बोल दिया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ये पावर है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति प्रदान है। उसमें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा। तो इसमें आप देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण कभी कभी तो क्या करता है कि इसका इंग्लिश ही लिख देगा हैवियस कॉर्पस। तो इसका बात अगर कर ले बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या है कि इसके अनुसार है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, यानी पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, तो 24 घंटा के अंदर किसी भी हाल में उसे न्यायालय में पेश करना होगा। अगर वो पेश नहीं करते हैं तो फिर पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाती है और उसका जो हिरासत है वो अवैध मान लिया जाता है। तो ये हो गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो मैंडामस यानी परमादेश है वो आपका जो सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं उनके लिए किया जाता है, उन्हें आदेश दिया जाता है कि अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। उसी तरीके से सैरसेरियो, फिर कोसी वारंटो आपका हो गया कि किसी के अधिकार सेक्शन में अभी कोई चीज़ नहीं आता। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। उतना डिस्क्रिप्शन में कभी इनकेस पॉलिटी का आपका लेक्चर स्टार्ट हो तब देख लेंगे, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक संशोधन किसमें? तो अनुच्छेद तो आप भाई अब याद ही रख लो अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आपका 368 है, संवैधानिक संशोधन की बात है, ठीक है। अब अनुच्छेद 368 कौन से भाग में आता है? तो अनुच्छेद 368 भाग 20 में आता है। उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अच्छा, संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं होती हैं, क्या क्या? एक साधारण विधि द्वारा होता है, फिर विशेष बहुमत द्वारा होता है, और संसद में विशेष बहुमत और राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति द्वारा होता है, ठीक है। जो साधारण विधि से क्या होता है? आपका नए राज्य वगैरह का निर्माण हो गया, राज्य क्षेत्र सीमा ये सब में परिवर्तन, ये सब हो गया आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान, ये सब साधारण विधेयक से हो जाता है, ठीक है। कोई बिल वगैरह पारित करना हो तो वो आपका विशेष बहुमत से होता है, किसी को हटाना हो तो फिर वो अलग अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतवर्ष की रक्षा
बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो हाँ, सुप्रीम कमांडर की बात होती है तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, उनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति ही हैं जो तीनों बल तीनों सेनाएं जो है उनके जो हेड होते हैं उनकी वो नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 53 जो है, अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की शक्ति आपके राष्ट्रपति को दी गई है और उसी के अनुसार से वो फिर क्या होते हैं, तीनों सेनाओं के हेड होते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति पद के बारे में कितना अनुच्छेद में बोला गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारतवर्ष में निम्न में से कौन सा विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो विनिमय दर व्यवस्था की बात की जा रही है भारत में। विनिमय दर सबसे पहली बात है कि लागू किसके द्वारा की जाती है? तो ये देखिए, अभी भारत में जो आपका विनिमय दर व्यवस्था है वो मैनेज्ड या डट फ्लोट है। मैनेज्ड या डट फ्लोट विनिमय व्यवस्था है। आरबीआई के द्वारा ये सब लागू की जाती हैं। तो आरबीआई से एक चीज़ याद आया, अक्सर पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, या तो आरबीआई की स्थापना भी आपको पता होना चाहिए। आप ये चीज़ भी कमेंट बॉक्स में ही बता दो। अगर ऐसा है कभी कमेंट बॉक्स में अगर मैंने देखा कि नहीं मिल रहा है जवाब, तो फिर मैं आगे से आपको बता दिया करूँगी कि कब वो स्थापना हुई थी, क्या हुआ था। आरबीआई का जो वित्त वर्ष है वो आपका 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक चलता है। ऐसे सेशंस, ऐसे मोस्टली चीज़ कब से कब तक चलते हैं? आपका 31 मार्च से, हाँ 31 मार्च से ही तो चलता है, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। पर आरबीआई का थोड़ा चेंज है, इस कारण से मैंने बता दिया। इनका 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ खरीद सकता है? ठीक है, भारत की प्रतिभूति खरीदने की बात अगर आ जाए तो रिजर्व बैंक भी खरीद सकता है प्रतिभूति, व्यक्ति भी खरीद सकता है और वित्त प्रतिष्ठान भी खरीद सकता है। हम लोग भी प्रतिभूतियों को खरीद कर रख सकते हैं, और उसके बाद फिर जब थोड़ा रेट ज़्यादा मिलता है तो हम लोग उन प्रतिभूतियों को बेच देते हैं। हमारे कंट्री के लिए भी वो फ़ायदेमंद हो जाता है, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीतियों की समीक्षा करता है? तो जो आर्थिक समीक्षा की बात हो जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 महीने पर एक बार आर्थिक समीक्षा करती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक को मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में प्रयोग करती हैं? ठीक है, ऑप्शन है WPI, GDP, मुद्रास्फीति लक्ष्य के रूप में CPI और CPI औद्योगिक कर्मी। तो मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में मुझे प्रॉब्लम होता है, तो इसका जवाब सच में मैं आंसर आपको बता देती हूँ, CPI संयुक्त होगा, पर डिस्क्राइब मैं नहीं कर पा रही हूँ उसको। ठीक है, इसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर आप में से कोई भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल्स में लिख सके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं तो चलो इसके बारे में पढ़ लूँगी, पर मुझे और आपके साथी लोगों को भी इससे बेनिफिट हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? तो बैंक की उधार दर की गणना की बात की जा रही है। ऑप्शन है आपका धन का औसत व्यय, रेपो रेट, धन की सीमांत व्यय, मुद्रास्फीति दर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धन का सीमांत व्यय पर। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्न में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? तो इसका इसमें जवाब है इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले भी इसके लिए अपोलोजाइज कर दिया है कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैं याद कर सकती हूँ पर डिस्क्राइब नहीं कर सकती इकोनॉमिक्स के टर्म्स को। कुछ टर्म्स जो इजी टर्म्स है वो तो मैं डिस्क्राइब कर लेती हूँ, पर जो थोड़ा टफ़ टर्म्स है तो वो मैं उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाती जितना अच्छा से मैं पॉलिटी और
ज्योग्राफी, ये सब के टर्म्स को डिस्क्राइब कर पाती हूँ, या साइंस वगैरह को। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से किसके समान मानी जाती है? ध्यान से क्वेश्चन देखें। विभिन्न स्थलों और घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से किसके समान मानी जाती हैं? तो ये हैं निर्यात के समान मानी जाती हैं। उत्पादन, आयात और उपभोग, ये तो अपनी बात हो गई, निर्यात के समान मानी जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जो है जितने राजस्व आते हैं, तो राजस्व के अंडर में ये सब चीज़ आता है, जो हम राजस्व यानी कि जो हमें जनता के द्वारा से मिलता है। तो पूंजीगत परिसंपत्ति की विकास के लिए जो अनुदान होता है केंद्रीय बजट में, वो वही है, राजस्व व्यय के रूप में होता है। ठीक है। आकस्मिक व्यय, अच्छा आकस्मिक व्यय से अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार आपको पता है ना कि आकस्मिक व्यय से निकाल लिया गया है कुछ पैसों को। ठीक है, आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत का जो सार्वजनिक खाता है उसमें ये राशि जमा होती हैं। अगला देखेंगे कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा आपका होता है कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर। जितना आप कर्ज बन रहा है उसी के बराबर तो राजकोषीय घाटा होगा। आप कर्ज कब लोगे? जब आपके पास नहीं होगा तभी कर्ज लोगे आप। तो जितना आपने कर्ज लिया वही आपकी घाटा के बराबर हुआ। वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? जीएसटी। जीएसटी की स्थापना कब हुई? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी की स्थापना कब हुई। दूसरी बात है कि जीएसटी को कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाया गया और कौन से संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया? 101, 122। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसमें कितने टैक्स स्लैब्स हैं? तो इसमें 4 टैक्स स्लैब्स होता है। जीएसटी का मेंबर कौन कौन सा होता है? तो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। किस अनुपात में राज्यों और केंद्र में बेचा जाता है? इस तरीके से भी क्वेश्चन, यानी बहुत सारे क्वेश्चन जीएसटी से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि वह दर जिस पर राज्य और केंद्र के लिए राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे, ये हो गया राजस्व तटस्थ कर दर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। कृषि फसल वर्ष की अवधि अभी बताया था कि आरबीआई भी, जब वित्त की बात की जाती है तो आरबीआई भी कब 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। तो कृषि फसल की भी अवधि वही होती है वित्त वर्ष के रूप में। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान क्या है? तो जनसंख्या के संदर्भ में अगर बात की जाए तो बिहार का स्थान तीसरा है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान ऑब्वियसली सी बात है यूपी का है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अच्छा, ये सब जो साक्षरता दर वगैरह पूछा जा रहा है वो कब? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। तो रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है 75.59%। अभी मैंने बताया कि अभी वाला जो रिपोर्ट आएगा उसमें थोड़ा सुधार मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। बिहार की साक्षरता दर थोड़ी हाई हुई है। निम्न में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? तो लोकोमोटिव कारखाना की अगर बात की जाती है तो ये जी.एड. अल्टॉम
जी एंड अल्टॉम को लोकोमोटिव कारखाना का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है। अच्छा हाँ, साक्षरता दर की अभी बात हो रही थी। सबसे अधिक तो आपने देख लिया कि रोहतास की, और सबसे कम किसकी है? पूर्णिया की सबसे कम है वहाँ की साक्षरता दर। ठीक है, अगला है कपिलांश धातु। सॉरी, जमाई आ रही मुझे। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो कपिलांश धातु उद्योग की बात अगर की जाती है तो इसकी स्थापना आपका बक्सर जिला, बिहार के बक्सर जिले का रानीपुर में हुआ है कपिलांश धातु का स्थापना। सुधा कॉर्पोरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने किया था? सुधा जो अपने यहाँ है, सुधा डेयरी जो सबसे फेमस दूध का अपने यहाँ है डेयरी, वो है आपका रामचंद्र सिन्हा। ये एक आईएएस अधिकारी थे और इन्होंने इसका स्थापना किया था। ठीक है, बिहार का लीची उत्पादन है, तो भारत के लीची उत्पादन का 74% जो है वो बिहार का लीची उत्पादन है। अच्छा, लीची को अभी जीआई टैग की बात हो रही थी ना, तो लीची को भी बिहार का जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पहली पुस्तक का नाम है तुहफत उल मुवाहिदीन। अच्छा, इसकी बात हम करें, राजा राम मोहन के बारे में अगर बात करते हैं तो इन्हों को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ब्रह्म मैकेनिज्म मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे स्तरीय पत्रों का प्रकाशन भी इन्होंने किया था, और बाद की बहुत सारे समाज सुधार भी इन्होंने किया था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 ईस्वी में ढाका में ताइऊनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जो फराजी आंदोलन सबसे पहले था क्या, आप ये जानिए। ये फराजी नाम से भी आपको थोड़ा पता चल रहा है कि उर्दू नाम है, तो ये स्पेशली जो है कि इस्लाम धर्म का सुधार करना था। जो फराजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, इस्लाम धर्म का सुधार करना था। इसको फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत ऐसे तो ये ढाका में हुआ था, बांग्लादेश का ढाका में, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो पूर्वी बंगाल में हुआ था और वहाँ हाजी शरीतुल्लाह के द्वारा शुरुआत की गई थी फराजी या फराइदी आंदोलन का। ठीक है, उसके बाद वो क्या ढाका के तराइनी में हुआ। तो ढाका के, जब हम पूर्वी बंगाल की बात करते हैं तो हाजी शरीतुल्लाह था, ठीक है। और जब हम इसकी ढाका की बात करते हैं तो वहाँ के जौनपुर के केरामत अली ने वहाँ मेन भूमिका निभाई थी। अच्छा, दादू मियाँ भी इसमें 1840 ईस्वी में, 1840 में बोलूँ, इसमें क्या है कि दादू मियाँ भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन उनका रहा था। सर सैयद अहमद खान की सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान की अगर हम बात कर ले तो इनके सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ये है कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, ठीक है, बंगाल के तूतू मीर, बिहार का इमदाद ईरान, गुजरात का दादा अब्दुल्ला। किसकी सुनवाई हेतु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात के दादा अब्दुल्ला के सुनवाई के लिए इनको दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। अच्छा, 1893 ईस्वी में क्या था कि उस टाइम वो इंडिया में तो आ ही चुके थे। इंडिया का ऐसा है कि गांधी जी जो थे वो गुजरात के राजकोट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे और गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में गुजराती सेठ
या दादा अब्दुल्ला ने कुछ मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। ठीक है, उसके बाद तो इनका देख ही रहे हैं आप कि बिल्कुल चेंज ही हो गया, इनका वकालत से कहीं और ही फिर इनका वर्क चेंज हो गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया? तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट की बात की जाए तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। और 1905 में क्या किया था इन्होंने? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। बंगाल विभाजन काफ़ी फेमस है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नील दर्पण की बात की जा रही है, तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था, इसका अंग्रेजी में अनुवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक सबसे अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से सबसे अधिक मूल्यवान है, ये किसने कहा था? अच्छा, ये स्टेटमेंट इवन सीधा एनसीईआरटी में ये सेम स्टेटमेंट दिया हुआ होता है। और उसके अलावा ये कई बार इवन यूपीएससी में सेम स्टेटमेंट दे करके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूरोप का एक अलमारी बुक संपूर्ण भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के से अधिक मूल्यवान है। वैसे ये अपने जगह को अच्छा दिखाने के लिए, अपने साहित्य को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा ही था तो यहाँ के साहित्य को ले जा कर के और फिर वहाँ ट्रांसलेट करना, ये सब कहाँ की फिर बहादुरी थी। इवन हम देखते हैं कि जो मोस्टली जो बड़े बड़े जो भी आपके राइटर्स वगैरह, इवन प्रकाश वगैरह की गति, ये सब का जिसने खोज किया है, तो जो प्राचीन हमारी बुक्स थी हिंदू धर्म की, तो उसको ले जा करके उसको फॉलो अप करके सूर्य की दूरी वगैरह को निकालना, तो उन्होंने उसको फॉलो अप करके और फिर उसकी गणना करी। तो फिर कैसे वो हो सकता है, वहाँ का एक अलमारी यहाँ के पूरे साहित्य से ज़्यादा मूल्यवान कैसे हो सकता है? पर खैर छोड़िए, जिसे जो स्टेटमेंट देना था दे दिया, हमें याद करने के लिए छोड़ कर गए वो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टीबी मैकाले। टीबी मैकाले ने ही ये स्टेटमेंट दिया था। टीबी मैकाले का पूरा नाम क्या था? टॉमस बेविंगटन मैकाले। उन्होंने क्या किया था कि भारतीय शिक्षा का अंग्रेजीकरण किया था टीबी मैकाले ने, ठीक है। और उनका जो प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ थी वो द इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड आईपीसी तो पढ़ते हैं, द इंडियन पिनल कोड जो थी वो उसकी पांडुलिपि उन्होंने तैयार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? पंजाब हिंदू सभा की बात की जाती है तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई। 1909 ईस्वी में और भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। क्या हुई थी? मार्ले मिंटो सुधार। अच्छा, आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मार्ले मिंटो में सचिव कौन था और वायसराय कौन थे, ठीक है, सॉरी गवर्नर जनरल कौन थे? किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया गया? एका आंदोलन की बात है तो वो आपके अवध में चलाया गया था एका आंदोलन को, ठीक है। आगे देखते हैं खान अब्दुल गफार। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि खान अब्दुल गफार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेड शर्ट्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, जितना डिस्क्राइब कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा कम ही कर दूँ। चलिए इसमें पहले देख लेते हैं कि खान अब्दुल गफार खान जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार नाम का उन्होंने आंदोलन चलाया था, ठीक है। ये एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है कि ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का सेवक। इसमें आप यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है? रेड शर्ट्स के नाम से या लाल कुर्ती आंदोलन, इसी को बोला जाता है लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट्स, ठीक है। अगला देखेंगे कि जमींदारों द्वारा
कृषक के मांग पर बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो कृषक के मांग पर बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? तो उसको बेधी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है, वह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष, महिला, बालक या भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो यह लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इस बात को। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो यह कुंवर सिंह ने कहा था। अच्छा, जगदीशपुर क्यों कहा था? कुंवर सिंह जो थे वो भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव से थे, तो इसलिए उन्होंने ये चीज कहा था। और ये कुंवर सिंह की अगर बात की जाए, स्वतंत्रता सेनानी वो जो थे सो थे ही, वो जो राजा भोजवंश का जो वंशज था उसके ये वंशज थे कुंवर सिंह। इन्होंने 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सिपाही जो स्वतंत्रता के सिपाही जो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने महानायक की भूमिका निभाई थी भारत के तरफ से। इनके नाम पर आपका वीर कुंवर सिंह कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा, उन्हें किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा का। ठीक है, और अनुयायी क्या मानते थे? वो उन्हें धरती अब्बा एक्चुअली बुलाते थे, उनके अनुयायी लोग जो थे। ठीक है, अब अच्छा, इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। उल गुलान नामक आंदोलन जो है वो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई है? तो गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई है देवघर में। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि किसके समर्थन में गोल्डन लीग की स्थापना हुई है? तो बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड, ये जो था 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये पहला अंग्रेजी अखबार था। अगला क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का पठन किसने किया था? तो रविदास सभा का पठन की बात है तो जगजीवन राम ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि नील की खेती में छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? अगर उन्हें छूट चाहिए होता था तो तवान करके उन्हें क्षतिपूर्ति देना होता था, जो कि बहुत ही होता था। जजिया कर था, आप लोग बता सकते हो कि जजिया कर किन के टाइम में दिया जाता था? 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो पटना में 1835 ईस्वी में पहला जिला खोला गया था, जो अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहाँ गया अगला क्वेश्चन? अच्छा सॉरी, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो पहले राष्ट्रपति थे। और राजेंद्र प्रसाद कितने बार राष्ट्रपति रहे हैं? 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। और सबसे अधिक कार्यकाल के लिए भी कह सकते हो, ये टोटल 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। तो राष्ट्रपति से पहले ये क्या थे? तो पटना के नगर पालिका के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद 1923 ईस्वी में। ठीक है, और तब यूँ कह लो कि पटना नगर निगम जो था, नगर निगम के स्थान पर उसको म्यूनसिपैलिटीज वहाँ पर हुआ करता था। अभी भी बोलते हैं उसको वैसे म्यूनसिपैलिटीज। कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी की बात की जाए
तो श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी थी। कहाँ में ये था श्रीरंगपट्टनम? तो ये कर्नाटक में था। ठीक है। इनके पिता के नाम था हैदर अली। इनका राजधानी जो था, हाँ, मैसूर इनकी वास्तविक राजधानी थी। ठीक है, मैसूर की बात की जाए तो वो वास्तविक राजधानी थी। और श्रीरंगपट्टनम से एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 4 बार हुआ था, 3 बार तो ये लोग जीत गए थे। चौथे में क्या हुआ था कि श्रीरंगपट्टनम में ही टिप्पू सुल्तान का वो मतलब वीरगति से प्राप्त हो गए थे, उनका डेथ हो गया था, मारे गए थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य का कार्यकारी का प्रमुख कौन होता है। तो राज्य के कार्यकारी की बात की जा रही है तो उसका प्रमुख कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। अच्छा, केंद्र के कार्यकारी का प्रमुख कौन होता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 2 रुपया और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देवनागरी में किसकी होती है? सॉरी, मुद्रा के नोट का देनदारी किसकी होती है? देनदारी किसकी होती है भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इस पर साइन किसकी होती है। तो 2 रुपया या उससे अधिक का सॉरी, जो मुद्रा होता है और साइन जो होता है या देनदारी होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है और वित्त मंत्रालय की होती है 1 रुपये वाले पर। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो मशरूम सेल का निर्माण जो है वो अपघर्षण का उदाहरण है। क्या होता है कि मशरूम के शेप में वहाँ जो ये है वहाँ रेत है, रेत के टीले बन जाते हैं, तो ये अपघर्षण के कारण वो चीज़ होता है, मशरूम सेल के रूप में निर्माण हो जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विशेषता ज्वालामुखीय उत्पादन की है? तो ज्वालामुखीय उत्पादन की अगर बात की जा रही है तो ज्वालामुखी से भू अवनति, एटोल, ढलान, बलित पहाड़, तो इसका जवाब आपका हो जाए भू अवनति तो उसी से होता है, ज्वालामुखीय उत्पादन से ही होता है, ढलान वगैरह भी होता है। इसका जवाब आपका हो जाएगा ई हो जाएगा इसका सही जवाब। अच्छा, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सुमेलित की बात की जाए, सही सुमेलित है पूछ रहा है। उत्पादक हरिण, उत्पादक में हरिण की बात की जा रही है। ठीक है, एक्चुअली ये होगा हिरन, उत्पादक में हरिण लिख दिया है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, गौण उपभोक्ता घास। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता कभी भी तेंदुआ हो सकता है? तेंदुआ तो मांसाहारी है। हिरन कभी भी उत्पादक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें जो है गौण उपभोक्ता घास नहीं होता। अपघटक के रूप में, अपघटक जीवाणु तो अपघटक होता है हमारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपघटक जीवाणु। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई के बराबर होता है? तो एक खगोलीय इकाई की बात अगर की जा रही है तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसे एक खगोलीय इकाई के बराबर मापते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा, पदार्थ और ऊर्जा की बात E=mc² की बात की जा रही है। यहाँ पर E क्या है? ऊर्जा है। m आपका द्रव्यमान है यानी पदार्थ का द्रव्यमान है और c आपका प्रकाश का वेग है। तो क्या है कि ये द्रव्यमान वेरी कर रहा है, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान से इफेक्टेड होगा आपका एनर्जी, और प्रकाश के लाइट तो कांस्टेंट टर्म है लेकिन द्रव्यमान से इफेक्टेड होगा। जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक एनर्जी निकलेगा। और ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया था? तो E=mc², जो ऊर्जा का सिद्धांत है वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो इसका जवाब हो जाएगा डी। अगला है वह उपकरण जो ईंधन को की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो वो क्या है? ईंधन सेल यानी बैटरी जिसे कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वो बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है? तो जोड़ के रूप में मौजूद रहने की बात की जा रही है किसी ग्रंथि का, तो अधिवृक्क। अधिवृक्क को कहते हैं इंग्लिश में
एडर्नल ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि है अधिवृक्क आपका। यह ग्रंथि शरीर में सोडियम के नियंत्रण के लिए एंडोस्टेरिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है, ठीक है। और एडिशन नामक रोग इसी ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं कि 100 डेसिमल रव की प्रवणता स्तर संगत होता है। 100 डेसिबल की बात की जा रही है, तो ठीक है। ये जो मशीन वगैरह से जो शोरगुल होता है, जो आप फैक्ट्रीज वगैरह मशीन वगैरह से शोरगुल देखते हैं, वो आपका 100 डेसिबल की शोरगुल होती है, ठीक है। अगर हम रॉकेट ईंधन की बात करें, रॉकेट ईंधन की बात करते हैं, तो 180 से 195 डेसिबल तक का रॉकेट ईंधन का जो शोरगुल निकलता है वो होता है। साइलेंसर, जो मोटरसाइकिल का साइलेंसर से जो आवाज़ निकलता है वो 130 से 150 होता है। जहाज़ जो लैंड करती है जब जहाज़, तब जो साउंड होता है वो 120 डेसिबल होता है। आरा मशीन का, भारी भीड़ भड़कम वाले भारी भीड़ का, ये सब का 100 से 110 होता है। मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जब हम चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो 90 डेसिबल का होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका सुनने के लिए। अच्छा, आप इसमें बता सकते हो कि कितना डेसिबल से अधिक अगर साउंड की प्रवणता हो जाए तो इंसान बहरा हो सकता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं पता है तो आप एक बार यस या नो में कमेंट दे दें, ठीक है। अगला है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए कौन सा निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या कह रहा है कि क्षैतिज वृत्त में एक स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए क्या स्थिर रहेगा, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थिर रहेगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv², है ना। तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा जब चाल सेम हो। द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट है, ये से कांस्टेंट है। अगर चाल सेम हो तो गतिज ऊर्जा भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्न में से कौन सा है, ठीक है। रूप और स्वाद शक्कर की तरह होता है कृत्रिम स्वीटनर, ठीक है। क्लोरीन युक्त होता है वो, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त। तो ये है आपका, इसका जवाब है कि एस्पार्टेम जो है वो मीठा भी होता है और वो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है स्वीटनर। क्लोरीन भी उसमें होता है सही मात्रा में और वो शक्कर का स्वाद भी देता है, एस्पार्टेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक की बात की जाए तो एंथ्रामाइसिन, जैसे हम नॉर्मल दवाई वगैरह मार्केट से ले लेते हैं, पेनिसिलिन, एंथ्रामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। जिसमें एंथ्रामाइसिन तो बहुत ही फेमस है, चाहे किसी भी बीमारी के लिए चले जो आप डॉक्टर के यहाँ, एंथ्रामाइसिन वो दे ही देगा, एंटीबायोटिक है। ऑक्सीटॉक्सिन जो की बात जो की जा रही है, तो ये एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल क्या है। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये होता कौन से पार्ट में है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो लीवर में यानी यकृत में होता है। हेपेटाइटिस बी की इसलिए टीका भी लगा देते हैं, बच्चों को लगवा देते हैं, 3 टीका इसका पड़ता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस के कारण होता है, ओके, और वो लीवर पर इफेक्ट करता है। फिर इसका और भी है कि मतलब लक्षण इसके ऐसे हैं कि आँख पीली हो जाएंगी, पेट में दर्द रहेगा, पेशाब का रंग वगैरह ये सब में चेंजिंग आ जाता है। और ये सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा संक्रमण वाला बीमारी है ये, ठीक है। इसका जो उद्भव का काल होता है वो 30 से 150 दिन तक होता है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो निःश्वसन की बात की जा रही है, उस समय में डायफ्राम हो जाता है, गुंबदाकार स्थिति में हो जाता है वो, ठीक है। अगला है कि कौन सा गैस
वातावरण प्रदूषक मानी जाती हैं। ऑक्सीजन तो मानी नहीं जाती, ओजोन तो है नहीं, ठीक है। कहाँ गया वो? अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन आपका इधर आ गया, सॉरी इतना टाइम वेस्ट होने के लिए। हाँ, ये आ गया कि एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन तो है नहीं, तो सल्फर की अगर हम बात करें तो ये वातावरण प्रदूषक के रूप में होता है। निम्न में से कौन, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सल्फर की मात्रा कम करने के लिए एक है ना, तो निम्न में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो मच्छरों के जैविक नियंत्रण की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका प्रयोग किया जाता है गैम्बूसिया का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की इससे होता है। अच्छा, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? स्कार्बिक एसिड, ठीक है। और उसकी स्कर्वी जो रोग है वो कौन से पार्ट में होता है? तो वो होता है आपके दांत संबंधी रोग एक है, ठीक है। ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर से नाम से ही पता चल रहा है कि ध्वनि की तीव्रता वो मापता होगा, तो ध्वनि की तीव्रता मापता है ऑडियोमीटर आपका। हेमोग्लोबिन का कार्य है, तो हेमोग्लोबिन का कार्य है आपके जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। इसका खोज जो है, हाँ अच्छा ऐसा ही पूछा जा सकता है कि हेमोग्लोबिन है क्या, तो यह एक धातु प्रोटीन है और इसका खोज 1840 ईस्वी में हुआ था। कई बार रेयरली पूछता है वैसे कि हेमोग्लोबिन का खोज किसने किया, तो हेमोग्लोबिन का खोज जो है वो हुनफिल्ड ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा, जब उसको इकाई में प्रदर्शित किया जाता है तो इसका जो कार्य का इकाई है वो जूल है, तो जूल में इसको प्रदर्शित किया जाएगा। न्यूटन मीटर, जूल इक्वल्स टू न्यूटन मीटर। हाँ, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व की बात किया जाता है यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ये सारे के सारे रेडियोधर्मी तत्व हैं। आप अपने भारत में कौन सा सबसे ज़्यादा रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है? वैसे तो हिंट मैंने दे ही दिया, आप ऑप्शन में बता दो। तो कैडमियम जो है वो आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं होता, ठीक है। अच्छा, कैडमियम का कलर कैसा होता है? ये बिल्कुल चांदी की तरह होता है, सफ़ेद कलर का, और यह मुख्यतः जो होता है कि जस्ता के विभिन्न अयस्कों में पाया जाता है कैडमियम, ठीक है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी बंद हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है, आँख की पुतलियाँ स्थिर और फैल गई हो और प्रकाश पड़ने पर कोई प्रक्रिया ना हो। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये देखिए, सभी लक्षण अगर हो तो वो मृत घोषित कर दिया जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इसमें ये ऑप्शन नहीं रहता तब क्या आंसर हो जाएगा? इसका फिर आंसर हो जाता डी, लेकिन उपयुक्त सभी दे दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और नहीं अगर ये ऑप्शन रहता तो फिर ई ऑप्शन हो जाता है इसका। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित होता है? तो निकट दृष्टि दोष यानी नज़दीक की वस्तु दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी, तो उसको सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए दूर की दिखाई दे और नज़दीक का नहीं दिखाई दे तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। बाइफोकल लेंस का प्रयोग कब होता है? जब ना तो दूर का दिखाई दे ना नज़दीक का दिखाई दे। चलिए, संघनन क्या है? तो संघनन की बात की जा रही है, तो गैस को ठोस में परिवर्तित होना नहीं, ठोस को द्रव्य में परिवर्तित होना नहीं, बाष्प को द्रव्य में परिवर्तित होना। संघनन की क्रिया तो यही होती है ना कि बाष्प जब द्रव्य में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका संघनन कहलाता है। अच्छा, संघनन के बारे में एक और चीज़ है, ये जो बाष्पन है, बाष्पन क्या होता है कि द्रव को गैस में परिवर्तित हो जाता है,
तो बाष्पन का अपोजिट होता है आपका संघनन। और वर्षा के बारे में अगर कभी पूछ दे कि वर्षा क्या है, तो वर्षा भी एक तरीके से क्या है, संघनन की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि बाष्प जो है वो द्रव में परिवर्तित होकर नीचे गिरता है, तो वो संघनन की प्रक्रिया है। नाभिकीय विखंडन किसके संहात होता है? तो नाभिकीय विखंडन किसके संहात के कारण होता है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के संहात के कारण होता है। न्यूट्रॉन की जो होती है, तो न्यूट्रॉन का क्या यूज है ये भी देख लो। तो न्यूट्रॉन की बमबारी करके, उसके नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके हम और फिर क्या करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि यूरेनियम जो है वो नाभिक के विखंडन में बहुत ऊर्जा और 3 न्यूट्रॉन पैदा करती हैं, है ना। और यूरेनियम के न्यूट्रॉन की अगर पद्धति भी जान ले तो आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो। पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु है किसका? जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है आपका पीतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है। तो लोहे का विशुद्धतम रूप की बात कर दी जाए तो पिटवा लोहा। पिटवा लोहा सबसे खराब लोहा होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष चाल वगैरह आप ना समझ लें इसे। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश की चाल से जितनी दूरी तय की जाती है वो है आपका प्रकाश वर्ष। पृथ्वी से सूरज की या तारों की ये सब की दूरी क्या प्रकाश वर्ष में ही लिखते हैं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि पृथ्वी से सूरज कितनी दूरी पर स्थित है। अच्छा, प्रकाश वर्ष का एक और चीज़ अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। इतना दूरी होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, आगे करते हैं। भारत के निम्न हवाई अड्डों में से कौन सा भारत में हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला प्रथम हवाई अड्डा है? तो इसकी बात अगर की जाए तो वो है आपका कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज स्कीम शुरू की गई? डोर स्टेप डिलीवरी की बात की जा रही है तो वो दिल्ली में शुरू की गई है। ठीक है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, हाँ अभी बात की जा रही है 18 का है, तो अभी भी ध्यान में रखा जा सकता है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। लेकिन ये सारे करंट के क्वेश्चन है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। भारत के किस राज्य में भारत माता का मंदिर का निर्माण हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत माता के मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में भारत माता के मंदिर का निर्माण हुआ। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्त्री स्वाभिमान पहल कार्यक्रम आरंभ किया है? तो स्त्री स्वाभिमान के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे मैती भी लिखा जाता है, उसने किया था ये स्वाभिमान पहल, स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इस्तेमाल की जाने वाली वीवीपैट का पूर्ण नाम क्या है? तो वीवीपैट का जो शुरुआत किया गया था वो आपका 2014 का इलेक्शन के बाद से ये चीज़ हुआ था। तो वीवीपैट का जो फुल फॉर्म है वो है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रोल। इसमें क्या होता है कि आप जब वोट डालते हो तो एक पेपर निकल कर आ जाता है कि आपने किसको वोट डाला है, आपका वोट किसको गया है। ठीक है, अब हो गया कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक। चलिए, ये करंट का क्वेश्चन है, ये हमारे यूज का चीज़ नहीं है। भारत का पहला राष्ट्रीय रेल परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला राष्ट्रीय रेल परिवहन विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो है बड़ोदरा में। ठीक है, कांडला पोर्ट का नाम परिवर्तित करके, तो कांडला पोर्ट के नाम से बनाया गया। कांडला कहाँ में है? तो गुजरात में है, और इसका नाम बदल करके दीनदयाल पोर्ट के नाम से बना दिया गया। अच्छा, ये जो है कि आयात निर्यात के लिए ये पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है यह पोर्ट, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कांडला का जो बंदरगाह है वो, ये कांडला का जो पोर्ट है वो। किस उच्च न्यायालय ने आधिकारिक संवाद में दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगा दिया था? तो दलित शब्द का प्रयोग पर पाबंदी लगाया था मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने ये पाबंदी लगाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट
चलिए ये क्योंकि ये है क्या बोलते हैं, हाँ ये क्योंकि 18 का करंट का क्वेश्चन था इसलिए कोई खास यूज़ का है नहीं। यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो, जैसे दोहा की बात की जा रही है, अबू धाबी की बात की जा रही है, जेनेवा टोक्यो, तो ये कहाँ की राजधानी, ये आप ध्यान में रख सकते हो। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की है और दुबई शहर भी कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में ही है। अच्छा, किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो ये क्योंकि करंट का क्वेश्चन है तो हमें इस पर ध्यान नहीं रखना। वैसे फिनलैंड का तो भाई लगभग कह लो कि हर साल ही 1, 2, 3 नंबर पर ही ऐसे रहता है। दुनिया का सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा कौन सी है? दुनिया की क्योंकि सबसे लंबी पूछी जा रही है तो मैक्सिको में है ये टूलम की गुफा। टूलम गुफा जो है वो दुनिया की सबसे लंबी अंतर्जलीय गुफा है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि टर्निंग प्रोमिसेस इनटू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितना सब्जेक्ट है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका टोटल 17 सब्जेक्ट को लेकर के चल रहा है। इसमें हो गया कि आपका बिल्कुल अगर याद नहीं भी है ना तो आप नॉर्मल समझ लो कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं, खाने की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, ये सारी चीज़ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लिया गया और कहा गया है कि 2030 तक यानी कि 2030 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल रखा गया है। अच्छा, ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था, किस पे? जेंडर इक्वालिटी के लिए, तो ये UN वीमेन के द्वारा। और UN वीमेन से आपका काफ़ी हद तक थोड़ा डिस्क्राइब करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसी का ये एक पार्ट है UN में, जो आपका जेंडर इक्वालिटी पर बात करता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थी की मदद के लिए चलाया गया था? तो रोहिंग्या शरणार्थी की जब बात की जाती है, इनकी मदद के लिए जो चलाया गया था वो इंसानियत जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था, इंसानियत नाम से। अच्छा, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि रोहिंग्या जो है कम्युनिटी वो किस देश के हैं? जैसे इसके पहले हमने बताया था कुर्द कम्युनिटी, तो रोहिंग्या कम्युनिटी किस देश के हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नहीं पता है तो आप यस या नो में बताना, फिर अगले लेक्चर में मैं अगला जब भी सेट प्रैक्टिस करवाऊंगी उसमें मैं बता दूंगी कि रोहिंग्या कम्युनिटी कहाँ का है। ठीक है, आपके लिए अगर मैं इतना थोड़ा सा मेहनत करके आपके लिए लेक्चर बना रही हूँ तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि 2-4 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाए तो उसका आप सही जवाब पता करके, नहीं भी आता तो यूट्यूब वगैरह से देखकर या फिर गूगल से देखकर फिर उसका जवाब आप लिखें। क्या होता है कि अक्सर जब हम कोई गलती करते हैं ना या फिर कुछ नहीं आता हमें, तो वो चीज़ फिर अगर एक बार हम लिख लेते हैं, कोई किसी ने आपसे पूछा आपने लिख लिया, तो वो चीज़ आपके माइंड में फिट बैठ जाता है। इसके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और कोई ये नहीं है, कारण नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? देशीय भाषा के रूप में। चलिए, ये पिछले साल का करंट था, चलो हो गया। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? तो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में कुंभ मेला को मान्यता दिया गया यूनेस्को के द्वारा। अच्छा, जो कुंभ मेला है वो कितने जगह लगता है और कितने साल पर लगता है? तो कुंभ मेला 4 सालों पर लगता है। अब आप ये तो एटलीस्ट बता दो कितने जगह लगता है। चलो मैं ही बता देती हूँ, 4 जगह लगता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि करंट वाला क्वेश्चन हम छोड़ ही देते हैं। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बनाने और बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट सबसे पहले बिहार में बंद किया गया था इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को, और उसके बाद पूरे इंडिया में इस चीज़ को बैन कर दिया गया। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस मैं बताती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वाले जो भी कंपनी बनाते थे उनका दावा था और वो ये एडवर्टीजमेंट भी देते थे कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है ये नुकसानदायक नहीं होता शरीर के लिए। तो इससे क्या हो रहा था कि नुकसानदायक नहीं होता, इस चक्कर में जो बच्चे भी इवन थे वो भी ये सोचकर कि ये नशा तो है नहीं करके और एडिक्टेड होते जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के।
तो इस कारण से पहले बिहार में इसको बैन किया गया और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में बैन कर दिया गया। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं जस्ट फॉर योर नॉलेज और कुछ नहीं, कि अगर आप बाई प्लेन कहीं ट्रैवल करते हो, फ्लाइट से अगर आप ट्रैवल करते हो इंडिया में या इंडिया से बाहर, या बेशक आप इंडिया के बाहर से क्यों ना आए हो, किसी भी सेंस में इंडिया में अगर आपकी चेकिंग हो रही है तो आप इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। ये यहाँ पर पूरी तरीके से बैन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व का प्रथम लिंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो लिंग महोत्सव की बात की जा रही है तो पटना में विश्व का सबसे प्रथम लिंग महोत्सव आयोजित किया गया, पटना में। अच्छा, किस राज्य में छठवें राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। राष्ट्रीय संसदीय संघ CPA की, और ये क्वेश्चन अक्सर इवन UPSC के लिए भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, CPA की जो बात की जाती है। तो भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो इसकी मेजबानी की थी बिहार ने, छठे सम्मेलन का। करंट से ये क्वेश्चन है तो करंट के क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। ये चीज पूछा जा सकता है कि सुंदर सिंह गुज्जर किस खेल से हैं, तो पैरा एथलीट है, वो पैरा एथलीट्स हैं। और ये भी पूछा जा सकता था कि प्रथम चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक किसने दिलवाया, सुंदर सिंह गुज्जर ने। तो ये करंट का तो था तब के टाइम में, लेकिन ये आगे भी पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसने लिखा, तो सागरिका घोष ने इस बुक को लिखा था। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक की लेखक थी वो सागरिका घोष, ठीक है। आगे हम चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखा गया था, तो सुनीता नारायणन के द्वारा लिखा गया था। ये किसका, ग्रीन मूवमेंट के ऊपर लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि टाइम इज नाउ, रूरल एंड अर्बन एक्टिविटीज ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइव्स निम्न से किसका विषय है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का ये विषय था, जो कि तब का करंट क्वेश्चन था, अब जरूरी नहीं है। पघोत कहाँ का राजा था, तो पघोत राजा की बात की जाए तो वो अवंती का राजा था पघोत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हून राजा तोरमान किस आलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया, तो हून राजा तोरमान किसके द्वारा पराजित किया गया, तो प्रकाश धर्मन के द्वारा पराजित किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था, तो बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, राजेंद्र द्वितीय द्वारा कराया गया था। कहाँ में कराया गया था, तो तंजावुर में कराया गया था, ठीक है। अच्छा, ये आप देख लो कि राजेंद्र द्वितीय किस साम्राज्य का वो राजा था, तो वो चोल साम्राज्य का राजा था राजेंद्र द्वितीय, और उसकी राजधानी थी तंजावुर, ठीक है। अभी बृहदेश्वर मंदिर की अगर बात कर ली जाए तो ये शिव को समर्पित था, ये जो मंदिर था वो शिव को समर्पित था, और इसका जो निर्माण था हाँ, इसे और क्या बोलते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। आगे देखते हैं कि विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, तो हाँ, किस अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है, तो ये एरन अभिलेख में, जो भानुगुप्त का एरन अभिलेख था उसमें विधवा दहन का अभिलेख उल्लेखित है, ठीक है। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था, तो मोहम्मद गौरी कब पराजित हुआ था, 1178 ईस्वी में। कहाँ में पराजित हुआ था, चालुक्य द्वारा तो पराजित हुआ था, पर कहाँ में, तो गुजरात के पाटन में पराजित हुआ था वो, ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि चालुक्य शासक उस टाइम में कौन था, किससे पराजित हुआ था, तो भीम नाम था उनका, भीम द्वितीय।
या भीम, और ये भीम द्वितीय जो थे वो सोलंकी वंश के भी शासक थे। ठीक है, अगला देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में था। अगर आप ये मूवी भी देखेंगे उसमें मलिक काफूर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना है? तो इब्न बतूता के बारे में अगर करें तो इब्न बतूता कब आया था? 1333 ईस्वी में वो भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT के दरबार में आया था। ठीक है, और वो अरबी भाषा का था। उसने रिहला लिखा था। अरबी भाषा में जो रिहला है वो उसमें लिखा था, जिसमें क्या उसने भारतीय संस्कृति के बारे में लिखा था। सांस्कृतिक जीवन यहाँ का क्या है, कैसा है, उसके बारे में लिखा था। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मंदिर का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ठीक है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मंदिर जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो जामा मस्जिद का वो दक्षिणी द्वार है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सती प्रथा पर प्रतिषेध कब किया गया? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा प्रतिषेध कानून लाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारत में ठगी प्रथा अतिक्रमण करने का श्रेय किसे गया? तो ठगी प्रथा को ख़त्म करने का श्रेय WH स्लीमैन को गया। ठीक है, अच्छा आप एक चीज़ देखो, जो ये था सती प्रथा की बात की जा रही थी, तो सती प्रथा 1829 ईस्वी में गया किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से गया था। और इस टाइम में अगर पूछ ले कि ठगी प्रथा के टाइम में तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा, और वो भी उस टाइम में भी राजा राम मोहन की सहमति से ही, राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही वो भी चीज़ ख़त्म हुआ था। WH स्लीमैन थे उस टाइम में, और फिर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, राजा राम मोहन राय से, इन लोगों की सहायता से ही ठगी प्रथा का भी अंत हुआ था। ठगी प्रथा, सती प्रथा, ये सब का अंत हुआ था। बाल विवाह के लिए भी उन्होंने भी बहुत काम किया था, स्त्री की शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो उन पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 ईस्वी में। सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने चलाया था बिहार के चंपारण जिले से। किसके खिलाफ चलाया था? नील की खेती के विरोध में। ठीक है, BD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कब निर्वाचित हुए BD सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष? तो 1938 ईस्वी में वो उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अच्छा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है, अगला देखेंगे, सर चेम्सफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 23 ईस्वी अगर आपको याद है तो ईस्वी तो 1942 ईस्वी में आए थे। अब इसका डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 23 मार्च 1942 ईस्वी को वो दिल्ली पहुंचे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? तो लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की बात है तो वहाँ पर 16 जुलाई 1947 को वहाँ के भारतीय स्वतंत्रता विधेयक लॉर्ड्स के सदन में पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार जो है वो 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। अगला है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो गोरखगिरी जो वहाँ पर बराबर पर्वत श्रृंखला सबसे पहले है कहाँ? तो ये गया जिले में है। ठीक है, तो गोरखगिरी किसके द्वारा विजित किया गया था? तो खारवेल के द्वारा विजित किया गया था गोरखगिरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 15 जून 1939 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, वो कौन सा युद्ध था?
तो वो था चौसा का युद्ध, बिहार के चौसा ज़िले में वो लड़ा गया था हुमायूं और शेरशाह के द्वारा, ठीक है, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और वो जान बचाकर वहाँ से भाग निकला था। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान का बात किया जाए तो 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ था, ठीक है। हाँ, अच्छा, अली गौहर कहा किसको जाता है? शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो 1929 में किसान सभा आंदोलन की बात की जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा का आंदोलन का आरंभ किया गया था। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस किसान आंदोलन में जो बिल पास किए गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रही, अभी जो आया है किसान के लिए बिल जो आया है उसमें से 2 बिल पास हो गया है, 1 बिल पास नहीं हुआ है। उन तीनों बिल का नाम आप बता सकते हैं, ठीक है। अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो बिहार का डिप्टी गवर्नर उनको नियुक्त किया गया था 1733 ईस्वी में, ठीक है। माना ये लेक्चर तो 150 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन करने में थोड़ा क्या 1.5 घंटे का ये लेक्चर हो गया, पौने 2 घंटे का लेक्चर हो गया, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, पर कोई बात नहीं। अब आप बीपीएससी का पेपर वगैरह दे रहे हो तो इतना तो मतलब डिस्क्रिप्टिव पता होना ही चाहिए। बाद बाकी मैं सजेस्ट करूँगी, जैसे करंट के क्वेश्चंस वगैरह इस सेट में तो कम थे, लेकिन जनरली करंट अच्छा खासा पिछले जब 2019 का ही क्वेश्चन देख लो तो अच्छा खासा करंट पूछ दिया गया था, बिल्कुल यूपीएससी के तर्ज पर पूछा गया था उसके क्वेश्चंस वगैरह को। तो थोड़ा सा आप करंट को अच्छे से वन वर्ड को ना देख करके करंट रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो उसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में देख लें, क्योंकि कई बार ईयर्स वगैरह या उसके बैकग्राउंड में जाकर या कौन सा मिनिस्ट्री से कौन सा प्लान वगैरह स्टार्ट किया गया, ये सब चीज़ भी पूछ लिया जाता है। तो करंट पर भी फोकस देकर चले। हिस्ट्री वगैरह जब हम देख रहे हैं तो वो सब चीज़ बिहार का हिस्ट्री या बिहार स्पेशल बुक्स पर स्पेशल आप ध्यान दे करके चलें, क्योंकि बिहार की बात हो रही है उसमें। चलो ठीक है, फिर अभी आप इस लेक्चर को और ज़्यादा लंबा करना सही नहीं होगा, ऑलरेडी 1 घंटा मतलब पौने 2 घंटे का ये लेक्चर हो चुका है, तो आप ध्यान से देखते रहे। हाँ, इकोनॉमिक्स वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत आया था, मैंने उस टाइम ही बता दिया था आपको। तो आपको जैसा भी लगता है वो लेक्चर एक बार बता दे, उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल मिलता है, थोड़ा हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल से। तो इस टाइम को निकालने के बाद इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप लोगों से कि एक बार कमेंट में बता दें या लाइक कर दें कि आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा हमें पता हो जाए तो हमारे लिए भी थोड़ा सा सही होता है। चलो ठीक है, आप तब तक के लिए देखते रहो ये सारे ये 150 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस के जो क्वेश्चंस है, और हर दिन जो बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो आपका 9 बजे क्वेश्चन दे दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट का। अभी तो प्रीवियस ईयर चल रहा है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आएंगे तो ये दे दिए जाएंगे। सुबह 9 बजे आपका अब पड़ेगा इंडिया, जो कि आपका चैनल है, उस पर आ जाएगा, ठीक है। आप देखते रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।